बेड पर बिचड़ा तैयार करने के बाद अब बारी आती है रोपाई के लिए खेत की तैयारी की। सामान्य विधि के जैसा ही मुख्य खेत को कदवा किया जाता है। अब इसमें 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से जैविक खाद या कंपोस्ट डाल दें और उसके बाद पाटा देकर खेत को समतल बना लें। जो श्री विधि से धान की अगर किसान भाई खेती करेंगे, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। चूँकि मैंने पहले भी कहा था कि ये संतृप्त या नमी रहने की स्थिति में ही खेती करते हैं, तो इसीलिए और ऐसी जगह में करते हैं जहाँ ऊपरी ज़मीन हो और मध्यम ज़मीन हो, जहाँ पर जल की जमाव ना हो और जहाँ पर जल की सुनिश्चित सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो, ऐसी जगह में और जो छोटे और सीमांत किसान हो उसके लिए ही श्री विधि फायदेमंद है। तो पोषक तत्व प्रबंधन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, चाहे गोबर की खाद डाल के करते हैं या पहले इसे ढैंचा उगा के कर सकते हैं, जो हरी खाद के रूप में हम लोग कहते हैं कि ढैंचा उगाने के बात करते हैं। ढैंचा उसमें उगाते हैं और जब ये 40 से 45 दिन के होते हैं तो उसी ज़मीन पे इसको गाड़ देते हैं। ये कुछ दिनों के बाद स्वतः गल जाते हैं और ज़मीन में जाके ये कार्बनिक खाद के रूप में वहाँ जम जाते हैं। इससे क्या होता है, जो ज़मीन की स्वास्थ्य है वो बिल्कुल सुधर जाता है, जिसमें क्या होता है कि जल धारण क्षमता बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है, कम पानी की अवस्था में भी या हम श्री विधि से धान को उगा सकते हैं। अगर हमें बीच में पानी की कमी भी हो गई है, लेकिन अगर उसमें हमारा ऑर्गेनिक मैटर्स अगर है, उसमें अगर हमारा ढैंचा गलाया हुआ ज़मीन है, तो उसमें जल धारण क्षमता ज़्यादा दिनों तक बनी रहती है। इसीलिए किसान भाइयों, ये हमेशा से ध्यान दें कि श्री विधि से पोषक तत्वों की प्रबंधन ज़्यादा से ज़्यादा या तो हरी खाद के इस्तेमाल से करें, या तो सड़ी हुई गोबर की खाद के इस्तेमाल से करें, या तो वर्मी कंपोस्ट, जो कि सबसे आसान तरीका है, सहज और सरल तरीके से जिसको पैदा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में कम से कम रासायनिक खाद का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा गोबर की खाद तथा वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। इस विधि में सिर्फ वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद देने से भी काम पूरा नहीं हो सकता है। इसीलिए जो अनुशंसित मात्रा है उसका आधा ही भाग हम रासायनिक खाद से दें और आधा भाग हम या तो वर्मी कंपोस्ट से दें या तो फिर गोबर की खाद से दें। 10 टन ऐसा कहा गया है कि 10 टन वर्मी कंपोस्ट उसके लिए पर्याप्त है। कितने भाग? अच्छा, आधा भाग, जब मान लीजिए अगर हमको अमूमन कहते हैं कि 100 किलो नेत्रजन, 60 किलो स्फूर और 40 किलो पोटैश हम जब लगाते हैं, देने के बातें करते हैं, अनुशंसित है, इसमें आधा 50 किलो नेत्रजन आप निश्चित रूप से या आधा जो अनुशंसित मात्रा का वो आप रासायनिक खाद के रूप में इस्तेमाल करें और बची हुई आधा जो मात्रा है पोषक तत्वों की, उसका प्रबंधन आप या तो हरी खाद उगा के कीजिए, या तो वर्मी कंपोस्ट लगा के कीजिए, या तो बायो फर्टिलाइजर्स लगा के कीजिए। इस तरह से कोई भी जो स्रोत है, जो कि ऑर्गेनिक स्रोत है, उसके माध्यम से करके आप इसकी पोषक तत्व प्रबंधन को कर सकते हैं। खेत तैयार हो जाने के बाद इस विधि का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अब आता है। जी हाँ, बिचड़ा उखाड़ना और रोपाई करना। पौधशाला में अब तैयार बिचड़ा 12 से 15 दिनों के हो गए हैं। ये पौधे 2 या 4 पत्ती की अवस्था में हैं, यानी कि ये पौधे अब रोपाई के लायक हो गए हैं। इस विधि में बिचड़े को पौधशाला से सावधानी पूर्वक इस तरह निकाला जाता है, पौधे के साथ जुड़े हुए बीज और इसके जड़ से लगे हुए मिट्टी अलग नहीं होने पाए। और हाँ, रोपाई के लिए अनुशंसित दूरी पर ही सिर्फ एक ही पौधे को लगाया जाता है। उस अवस्था में लगभग 2 पत्तियां आ जाती हैं, तो ऐसे बिचड़े को
ऐसे सीडलिंग को उखाड़ कर सीधे खेत में हम रोप सकते हैं। लेकिन इसको बीज स्थली से निकालने का भी एक तरीका है। जो सीड के कर्नेल हैं, सीड कोट हैं, वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसको निकालने के लिए आसान तरीका है कि इसको थल्ले के रूप में निकालना चाहिए। और मैं एक नमूना आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह से, जिसमें धान के बिचड़े भी बीज भी नज़र आते हों। और आप देख सकते हैं कि ये लगभग 11-12 दिनों का बिचड़ा है और इसमें दो पत्ती आ चुकी है। और ये SRI सिस्टम से रोपने के लायक हो चुका है। और इसको हम सीधे यहाँ से बीज स्थली से, जहाँ हमारा मेन प्लॉट है, उस प्लॉट में इसको ले जाएंगे और एक एक सीडलिंग को 25-25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 25 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी पर इसको हम लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से जो धान का बीज भी नज़र आ रहा है, जो जड़ से सटा हुआ है। और इस बीज को, सीड कोट को, जिसमें अभी भी एंडोस्पर्म है, उस पर ये टिका हुआ है और उससे अभी भोजन प्राप्त कर रहा है। और इसको ले जाएंगे वहाँ सीडलिंग में, मेन प्लॉट में। और एज सच इसको बीज सीड कोट के साथ ही उसमें हम धान को रोप देंगे। और SRI सिस्टम का यही मूल कारण है कि कम दिनों का बिचड़ा, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा टिलरिंग का समय मिलता है, उसका उपयोग करते हुए हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। और इसके कारण ही उसमें नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव टिलर्स ज़्यादा होते हैं। तो यह मूल कारण है कि उसका ये प्रोडक्शन, उपज बढ़ जाएगा, चूँकि इसमें नंबर ऑफ़ इफ़ेक्टिव टिलर्स ज़्यादा होते हैं। और जो सामान्य तौर से जो ट्रेडिशनल सिस्टम से ट्रांसप्लांटिंग होती है, उसमें जो कलनों की संख्या होती है, इसमें लगभग 50% ज़्यादा हो जाता है। 45 से 46 कल्ले नॉर्मल कंडीशन में आते हैं। लेकिन अगर इस विधि से लगाया जाएगा तो इसमें लगभग 60, 65, 67, 70 तक भी कल्ले आते हैं। आठ से 10 दिन में जब छोटी और डेलिकेट और यंग जब सीडलिंग्स पौध तैयार हो जाता है, तो उसको आसानी पूर्वक, सावधानी पूर्वक हम उसको उखाड़ते हैं और फिर तुरंत तैयार किया हुआ क्यारियों में ले जाके रोप देते हैं। जहाँ तक रोपनी का सवाल है, चूँकि ये छोटे पौधे होते हैं, इनका जड़ बहुत ही डेलिकेट होते हैं, नाजुक होते हैं, इसीलिए इससे ज़्यादा गहराई पर रुपाई नहीं करते हैं, बहुत ही छिछली रुपाई करते हैं। 25 से 25 सेंटीमीटर्स रो की रो, यानी कि कतार की दूरी, पौधा से पौधा की दूरी 25 से 25 सेंटीमीटर्स रखते हैं। एक गड्ढा पर एक ही बिचड़ा को लगाते हैं तथा इसको एक गड्ढा पर एक ही बिचड़ा को लगाते हैं। और लगाने की तरीका वर्गाकार होता है। ज़्यादा दूरी पर लगाने से ज़्यादा रोशनी, ज़्यादा धूप, ज़्यादा मिट्टी से पोषक तत्व, नमी, जो कि आपस में घना लगाने से आपस में पौधे जो इसमें प्रतिस्पर्धा करते हैं, वह प्रतिस्पर्धा को हम इसमें कम कर देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़मीन देते हैं ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकले, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बालियाँ आए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे उपज ले। इन सारी खूबियों से निश्चित रूप से फसल की या धान की पैदावार को हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। श्री विधि की उत्तम प्रक्रिया यहीं खत्म नहीं हो जाती। आप सामान्य विधि से धान की रोपाई में भी खरपतवार नियंत्रण तो करते ही हैं, लेकिन उससे अलग इस विधि में खरपतवार नियंत्रित किया जाता है।
श्री तकनीक में जल जमाव नहीं होने के चलते खरपतवार की अत्यधिक वृद्धि होती है। इसलिए इस विधि में घास के अंकुरण होने के बाद उसे यांत्रिक विधि से मिट्टी में मिला दिया जाता है। जी हाँ, ये है कोनोवीडर, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए एक कारगर यंत्र। और जो श्री विधि में आगे की बात है कि हम इसमें शुरू के कुछ दिनों में खरपतवार नियंत्रण से मुक्त रखते हैं। ज़्यादा दूरी पर लगाने से एक कोनोवीडर नामक एक यंत्र है, जिससे कि हम कतार के बीच में या पौधा से पौधा के बीच में चलाकर उससे खरपतवार, उगने वाले खरपतवार को कम करते हैं। कोनोवीडर एक स्पेशल मशीन है, एक इजाद किया हुआ मशीन है, जो जब हम चलाते हैं तो मिट्टी को ये भुरभुरा कर देते हैं। इसमें हवा का संचारण भी होता है, जिससे हमारा पौधे को श्वसन क्रिया में आसानी हो जाती है और पौधों में जो रूट्स है, जो जड़ है, वो ज़्यादा विकसित होते हैं और ज़्यादा विकसित होने से ज़्यादा पोषक तत्व मिलते हैं और ज़्यादा अच्छा बढ़वार भी होते हैं। खरपतवार वैसे प्लांट्स होते हैं जो अनचाहे फसल के साथ, मनचाहे फसल के साथ जब अनचाहे फसल उग आते हैं तो उसको हम खरपतवार कहते हैं। खरपतवार फसलों की वृद्धि में काफ़ी रुकावट पैदा करती है। खरपतवार सबसे ज़्यादा फसल को हानि पहुंचाता है। यह एक सत्य है कि फसल के शुरू के दिन में खेत को हमेशा खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए, क्योंकि खरपतवार फसल के साथ ज़मीन के लिए, ज़मीन में नमी के लिए, ज़मीन में उपलब्ध पोषक तत्व के लिए, चाहे रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो कारक फसल उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल खरपतवार कर लेते हैं और कम से कम हिस्सा फसल कर पाते हैं, जिसके कारण इसका सही तरीके से बढ़वार नहीं हो पाता है और फसल की वृद्धि रुक जाती है और इससे उपज में भारी कमी आ जाती है। इसलिए किसान भाइयों को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि शुरू के कुछ दिन, जैसे पूरे पौधे के पूरे जीवन काल का 1/3 शुरू का हिस्सा खरपतवार से मुक्त रखें। खरपतवार नियंत्रण कई तरह से करते हैं, लेकिन श्री विधि से उगाए गए धान में खरपतवार प्रबंधन हम एक विशेष प्रकार से इजाद किया हुआ उपकरण, जिसे कोनोवीडर कहते हैं, इसको चलाकर हम करते हैं। कोनोवीडर चलाने से इसमें उगने वाले खरपतवार तो नष्ट होते ही है, साथ ही साथ फसल के लिए, फसल के रूट के बढ़वार के लिए जो हवा उसमें संचारित होना चाहिए, वो हवा भी इसमें संचारित होता है, क्योंकि जब हम इस मशीन को चलाते हैं तो इसमें मिट्टी को भुरभुरा करता है, मिट्टी को ये पलट देता है, साथ ही साथ उसके जड़ों में हवा का आवागमन भी होता है, जिसमें जड़ को श्वसन के लिए हवा मिलता है और अच्छी बढ़वार होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कल्ले निकलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बालियाँ आती हैं और उपज में कई गुना ज़्यादा वृद्धि दर्ज कर ली जाती है। इस तरह से खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन, ये सारे प्रबंधन को अच्छी तरीके से सुसमय अगर करते हैं तो फसल उपज को निश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं। धान की खेती अगर श्री विधि से की जाती है तो उसमें खासकर रासायनिक दवाओं का उपयोग कम से कम होना चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और इस विधि से धान उत्पादन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसमें यह है कि पौधों के जड़ों का ऑक्सीकरण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इसके लिए खरपतवार नियंत्रण के क्रम में ही एक मशीन है जिसका नाम है कोनोवीडर, उसका इस्तेमाल किया जाता है और इस मशीन के द्वारा ही श्री विधि से जो धान का उत्पादन होता है उसमें खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। इसको चलाने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ती है
और आप देख रहे होंगे कि फील्ड में अभी इस मशीन का उपयोग किया जा रहा है। और ये मशीन जो है इसका लागत खर्च 15 से 1600 रुपये प्रति मशीन का है। और इस मशीन से आसानी से खरपतवार नियंत्रण किया जा सकता है। और खरपतवार नियंत्रण के साथ साथ पौधों के जड़ों का ऑक्सीकरण क्रिया भी सुगमतापूर्वक की जाती है। आप क्रमबद्ध ढंग से आप देखेंगे कि जो मशीन हमारी चल रही है उससे जो 2 लाइन के बीच में, और ख़ासकर श्री विधि में आप जानते हैं कि पौधों से पौधों की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर की होती है। और 2 लाइन के बीच में या 2 पौधों के बीच में इस मशीन को काफ़ी आराम से चलाया जा सकता है। और इस मशीन को चलाने के क्रम में जितने भी खरपतवार हैं उसको कई बार तोड़ मरोड़ दिया जाता है, जिससे पंक्ति से पंक्ति के बीच में या पौधे से पौधे के बीच में जितने भी खरपतवार होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ मिट्टी का मैनिपुलेशन भी कई बार होता है, उसके वजह से रूट तक, जड़ तक अच्छी तरह से ऑक्सीजन का समावेश और प्रवेश सुगम हो जाता है। इस वजह से पौधे के जड़ का विकास भी और उसके पश्चात भोजन का पोषक तत्वों का अवशोषण भी बहुत अच्छी तरीके से होता है, जिससे काफ़ी संख्या में टिलरिंग होती है और अंततः फसल का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो आप ये देखेंगे कि इस मशीन का उपयोग किया जा रहा है। और आप पहले ये देखें कि बिना कोनो वीडर चलाए हुए खेत में कितने खरपतवार हैं, और कोनो वीडर चलाने के बाद अब खेत किस प्रकार नज़र आ रहा है। और उससे आप स्पष्ट रूप से ये समझ पाएंगे कि ये मशीन कितना उपयोगी है। और आप इसको किसान बंधु आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि इस मशीन में 2 तरह के चक्के लगे हुए हैं, और ये चक्का आराम से खेत में मूव कर सकता है, चल सकता है। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए थोड़ी सी पानी की आवश्यकता पड़ती है, और उसी के सहारे वो मशीन आसानी से आगे की ओर बढ़ता है। और 2-3 बार आगे पीछे करते हुए मशीन को चलाने से चक्के के माध्यम से जितने भी खरपतवार के जड़ हैं वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और तोड़ मरोड़ कर यह मशीन उन खरपतवारों को ज़मीन के अंदर समावेशित कर देता है, जो बाद में ऑर्गेनिक मैन्योर का भी काम करता है। और इसी क्रम में जो भी पौधे के जड़ हैं वो काफ़ी अच्छी तरह से मैनिपुलेटेड हो जाते हैं, और उसके वजह से उसमें जो पुराने जड़ हैं उसके जगह पर फिर नए जड़ विकसित होते हैं, जिससे पोषक तत्वों का शोषण भी पौधे के द्वारा सुगमतापूर्वक किया जाता है। और इस मशीन के माध्यम से कम खर्च में और कम समय में पौधे की फसल की निकौनी हो जाती है। धान के लिए उपयुक्त पानी होना जरूरी समझा जाता है, लेकिन विगत कई सालों से समय पर अच्छी बारिश नहीं होने से सामान्य विधि से धान की खेती में काफी दिक्कतें आ रही है। लेकिन श्री विधि से धान की खेती के लिए सामान्य विधि की अपेक्षा कम ही पानी की जरूरत पड़ती है। इस विधि में प्रयास यही किया जाना चाहिए कि खेत में ज्यादा पानी नहीं जमे। अगर पानी ज्यादा भी हो जाए तो इसे निकास कर देना चाहिए। इस तरह से जल प्रबंधन से कई लाभ होते हैं, जैसे पानी की कम खपत, धान की जड़ तक सीधा सूर्य की रोशनी पहुंचना और हवा का संचार होते रहना। चाहे वो जल हो, ये सारे जो स्ट्रेटेजिक इनपुट्स है इनकी मात्रा में हम कमी ला देते हैं, इनकी बचत करते हैं और खेती में लगने वाले लागत को कम कर देते हैं और मुनाफा को बढ़ा देते हैं। यही श्री विधि की तकनीक है, जहाँ पर
जल प्रबंधन की बातें हैं, जल ही जीवन है, जबकि हमारा 3/4 हिस्सा जल से भरा हुआ है, फिर भी ये एक अत्यधिक इसकी कमी महसूस की जा रही है। फिर भी एक लिमिटिंग फैक्टर से साइंटिफिक क्रॉप प्रोडक्शन में ये एक कारक है। इसकी बेहतर प्रबंधन करना इसकी उपयोगिता के लिए ज़रूरी है। इसका बेहतर प्रबंधन परंपरागत खेती में क्या करते हैं कि थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, पूरी जीवन काल को हम जल बनाए रखते हैं, ज़मीन पे जल बनाए रखते हैं। लेकिन श्री विधि में सिर्फ हम क्या करते हैं, ज़मीन को संतृप्त अवस्था में ही रख सकते हैं। इससे हमारा 25 से 30% जल की बचत होती है, और ऐसी बचत होती है जिससे कि हमारे फसल की गुणवत्ता को भी बरकरार रखते हैं और लगने वाले लागत भी इससे घट जाती है। हम क्या करते हैं श्री विधि में जल प्रबंधन में क्या करते हैं, सिर्फ कभी हम जब इसको ज़रूरत होती है, जैसे अधिकतम कल्ले निकलने के वक्त, बालियाँ निकलने के वक्त, दाने में दूध भरने के वक्त सिर्फ ज़मीन में पानी को डालते हैं, फिर बाकी अवस्था में खेत से पानी को निकाल देते हैं। इस तरह से सूखा और नम विधि से जब हम खेती करते हैं तो इससे हम ज़्यादा फ़ायदा मिलता है और जल की बचत भी होती है। अब हम एक एक करके श्री विधि तकनीक से धान की खेती से होने वाले लाभों को स्पष्ट करते हैं। कम पानी की जरूरत, कम रासायनिक तत्वों का व्यवहार, कम बीज की जरूरत, एक ही बीजड़े से अधिक कल्ले, चमकीला और पुष्ट दाना, कम अवधि में फसल तैयार, मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि, कृषि को सिर्फ जिंदगी जीने का जरिया नहीं समझना है, बल्कि कृषि को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस एंटरप्राइजेस के रूप में भी लाना है, ताकि इससे जुड़े हुए किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और किसान अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ और मजबूत कर सके, तथा देश की खाद्य सुरक्षा के प्रति अपनी भागीदारी को भी सुनिश्चित कर सके। किसान भाइयों, चलते चलते हम इस विधि के प्रमुख बिंदुओं पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। बीजोपचार। श्री विधि की शुरुआत बीजोपचार से की जाती है। इसके लिए नमक घुले पानी में धान के बीज को डाल दिया जाता है, जिससे कि बढ़िया बीज नीचे चले जाते हैं और खराब बीज ऊपर की ओर आ जाते हैं। इन मरे हुए बीजों को छानकर फेंक देना चाहिए। पौधशाला के लिए बेड तैयार करना। पौधशाला का चयन यथासंभव मुख्य खेत के निकट ही होने चाहिए। पौधशाला के लिए चयनित खेत की अच्छी तरह से सूखी जुताई कर जमीन तैयार कर और पाटा देने के पहले सड़ी हुई गोबर खाद डालकर इसे अच्छी तरह से मिला दें। उसके बाद बीज गिराने के लिए अनुशंसित समय पर कदवा कर पौधशाला तैयार कर लें। मुख्य खेत में रोपाई। पौधशाला में अब तैयार बिचड़ा 12 से 15 दिनों के हो गए हैं। ये पौधे 2 या 4 पत्ती की अवस्था में हैं, यानी कि ये पौधे अब रोपाई के लायक हो गए हैं। इस विधि में बिचड़े को पौधशाला से सावधानी पूर्वक इस तरह निकाला जाता है, पौधे के साथ जुड़े हुए बीज और इसके जड़ से लगे हुए मिट्टी अलग नहीं होने पाए। और हाँ,
रोपाई के लिए अनुशंसित दूरी पर ही सिर्फ एक ही पौधे को लगाया जाता है। खरपतवार नियंत्रण। श्री तकनीक में जल जमाव नहीं होने के चलते खरपतवार की अत्यधिक वृद्धि होती है। इसलिए इस विधि में घास के अंकुरण होने के बाद उसे यांत्रिक विधि से मिट्टी में मिला दिया जाता है। जी हाँ, ये है कोनोवीडर, खरपतवार नियंत्रण करने के लिए एक कारगर यंत्र। जल प्रबंधन। इस विधि में प्रयास यही किया जाना चाहिए कि खेत में ज्यादा पानी नहीं जमे। अगर पानी ज्यादा भी हो जाए तो इसे निकास कर देना चाहिए। इस तरह से जल प्रबंधन से कई लाभ होते हैं, जैसे पानी की कम खपत, धान की जड़ तक सीधा सूर्य की रोशनी पहुंचना और हवा का संचार होते रहना। तो किसान भाइयों, अगली बार से आप भी श्री विधि से धान लगाने का श्री गणेश करें। सुख और समृद्धि आपका इंतजार कर रही है।